नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आज की वीडियो ताजा खबरों में। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है, कपिल सिब्बल का बड़ा ऐलान। बोले लोकसभा चुनाव में बीजेपी का मुकाबला करने के लिए गठबंधन के केंद्र में कांग्रेस का होना बेहद जरूरी। ये आपको बता दें कि राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल का मानना है कि 2024 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी का मुकाबला करने वाले किसी भी गठबंधन के केंद्र में कांग्रेस पार्टी को होना चाहिए। कपिल सिब्बल ने साथ ही ये भी कहा कि सभी विपक्षी दलों को एक मजबूत गठबंधन बनाने के लिए संवेदनशील होने के साथ ही एक दूसरे की विचारधाराओं की आलोचना करने में सावधानी बरतनी चाहिए। पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार का विरोध करने वाले सभी राजनीतिक दलों से पहले एक साझा मंच तलाशने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि यह साझा मंच उनका नवगठित इंसाफ मंच भी हो सकता है। कपिल सिब्बल ने ऐलान कर दिया है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी का मुकाबला करने वाले किसी भी गठबंधन के केंद्र में कांग्रेस पार्टी का होना बेहद जरूरी है। अगली बड़ी खबर, कपिल सिब्बल ने पीएम मोदी पर भी बोला जोरदार हमला। बोले केवल विपक्षी नेताओं की हो रही सीबीआई जांच। ये आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी के इस आरोप का खंडन करते हुए कि विपक्ष एक साथ इसलिए आ रहा है क्योंकि वो उनकी सरकार के भ्रष्टाचार विरोधी अभियान से डरते हैं। उन्होंने सवाल किया कि अगर केंद्र सरकार को भ्रष्टाचार की इतनी ही चिंता है तो उसने सत्ता में आने के बाद 5 साल तक लोकपाल नियुक्त क्यों नहीं किया? लोकपाल निष्क्रिय क्यों है और सरकार में किसी की जांच क्यों नहीं हो रही? कपिल सिब्बल ने कहा कि क्या यह हमारे प्रिय प्रधानमंत्री का कहना है कि किसी भी बीजेपी शासित राज्य और केंद्र सरकार में कभी भी भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगाए जा सकते हैं और उनमें से प्रत्येक बर्फ की तरह सफेद हैं। बीजेपी में शामिल होने वालों के खिलाफ चल रही जांच को क्यों बंद कर दिया गया? ऐसा क्यों है कि भारत के नक्शे को 2 हिस्सों में बांट दिया गया है? जहां भी बीजेपी शासित राज्य हैं वहां पर सीबीआई की पहुंच नहीं है, जबकि विपक्ष शासित राज्यों में सीबीआई की पूरी पहुंच है। कपिल सिब्बल ने पीएम मोदी पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि केवल विपक्षी नेताओं पर सीबीआई के छापे डलवाए जा रहे हैं। अगली बड़ी खबर है, मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी को दे डाली कड़ी चेतावनी। बोले 14 अप्रैल के बाद राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज कराएंगे मानहानि का मामला। यह आपको बता दें कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक बार फिर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने जो ट्वीट किया वो अपमानजनक है। एक बार पीएम नरेंद्र मोदी यहां से वापस चले जाएं तो 14 अप्रैल के बाद राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज किया जाएगा। दरअसल राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने अरबपति कारोबारी गौतम अडानी समेत 6 नेताओं पर निशाना साधा था। उन्होंने गौतम अडानी, गुलाम नबी आजाद, ज्योतिरादित्य सिंधिया, किरण कुमार रेड्डी, हेमंत बिस्वा शर्मा और अनिल एंटनी पर निशाना साधते हुए अपने ट्वीट में लिखा कि ये लोग सच्चाई छुपाते हैं, इसीलिए रोजाना भटकाते हैं। सवाल वही है कि अडानी की कंपनियों में 20,000 करोड़ बेनामी पैसे किसके हैं? कांग्रेस नेता राहुल गांधी अडानी समूह को लेकर हिंडनबर्ग रिपोर्ट सामने आने के बाद से लगातार हमलावर हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जमकर पलटवार किया। हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह हमारी शालीनता थी कि हमने आपसे कभी नहीं पूछा कि आपने बोफोर्स और नेशनल हेराल्ड घोटालों से अपराध की कमाई कहां छिपाई है। खैर, अब हम आपसे अदालत में मिलेंगे। आपको बता दें कि अब हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि राहुल गांधी ने जो ट्वीट किया है वो अपमानजनक है। एक बार पीएम मोदी असम से वापस चले जाएं तो 14 अप्रैल के बाद राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज किया जाएगा। अगली बड़ी खबर, मोदी सरकार के कर्नाटक दौरे को कांग्रेस पार्टी ने बताया तमाशा। अब बीजेपी ने किया पलटवार। आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी रविवार को कर्नाटक में बांदीपुर टाइगर रिजर्व के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने प्रोजेक्ट टाइगर शुरू होने के 50 साल पूरे होने पर मैसूरू में मेगा इवेंट में हिस्सा लिया। पीएम मोदी के बांदीपुर दौरे को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने तमाशा करार दिया। जयराम रमेश ने दावा किया कि पीएम मोदी के दौरे का कोई भी मतलब नहीं था क्योंकि मोदी सरकार बार-बार पर्यावरण संबंधी कानूनों की धज्जियां उड़ा रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि इस दौरे से वो सिर्फ मीडिया का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं लेकिन इससे वास्तविकता नहीं बदलेगी। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि आज पीएम मोदी बांदीपुर में 50 साल पहले लॉन्च हुए प्रोजेक्ट टाइगर का पूरा क्रेडिट लेंगे। वो खूब तमाशा करेंगे जबकि पर्यावरण, जंगल, वन्य जीव और वन क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासियों की रक्षा के लिए बनाए गए सभी कानून ध्वस्त किए जा रहे हैं। वो भले ही सुर्खियां बटोर लें लेकिन हकीकत बिल्कुल उलट है। आपको बता दें कि जयराम रमेश के पीएम मोदी पर हमलों पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि बीजेपी को ऐसे बयानों को गंभीरता से लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगली बड़ी खबर, कर्नाटक में बड़ी जीत हासिल करने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर कांग्रेस पार्टी ने की बड़ी बैठक। राहुल गांधी के साथ आगे की रणनीति पर हुआ मंथन। आपको बता दें कि कर्नाटक में विधानसभा चुनावों की तैयारियां काफी तेज चल रही हैं। राजनीतिक पार्टियों की बैठकों का दौर शुरू हो गया और इसी क्रम में कांग्रेस पार्टी ने रविवार को मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर बड़ी बैठक की। इस बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा राहुल गांधी, मुकुल वासनिक, रणदीप सुरजेवाला, केसी वेणुगोपाल और मोहन प्रकाश मौजूद रहे। बैठक का समय शाम 4 बजे रखा गया था। इसमें बची हुई सीटों पर
उम्मीदवारों के नाम और राज्य में आगे की रणनीति पर मंथन किया गया। फिलहाल कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी 166 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है और बाकी बची हुई सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने चर्चा की है। उधर कोलार में होने वाली राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की रैली फिर से टल गई है। इस बार राहुल गांधी की रैली 16 अप्रैल तक के लिए टाल दी गई है। पार्टी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक रैली टलने की सबसे बड़ी वजह कोलार विधानसभा सीट को लेकर फंसा हुआ पेच है। पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरामैया अपनी परंपरागत वरुणा सीट के अलावा कोलार से भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार इसके पक्ष में नहीं है, जिसकी वजह से कोलार सीट का मामला पार्टी हाईकमान पर छोड़ दिया गया है। कोलार पर फैसले में हो रही देरी के कारण राहुल गांधी की कोलार रैली की तारीख तीसरी बार बढ़ी है। आपको बता दें कि अब कोलार में राहुल गांधी की रैली 16 अप्रैल को होगी। अगली बड़ी खबर, कर्नाटक चुनाव को लेकर बीजेपी ने भी की बड़ी बैठक। ज्यादातर सिटिंग एमएलए को मिलेगी टिकट, मुख्यमंत्री सिग्गांव से लड़ेंगे चुनाव। ये आपको बता दें कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर रविवार को बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की भी बड़ी बैठक हुई। संभावित उम्मीदवारों के नामों पर विचार विमर्श के लिए पीएम मोदी, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और सीसी के अन्य सदस्यों के साथ मुख्यमंत्री बसवराज बम्बई समेत पार्टी के वरिष्ठ नेता इस बैठक में शामिल हुए। इस बैठक में तय किया गया कि बीजेपी तकरीबन 90 के आसपास विधायकों को फिर से टिकट देगी। मुख्यमंत्री बसवराज बम्बई सिग्गांव विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। वहीं येद्रप्पा के बेटे विजयेंद्र शिकारपुरा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे और सीटी रवि चिकमंगलुरु से चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें कि बीजेपी ज्यादातर सिटिंग विधायकों को टिकट देने जा रही है। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक खत्म होने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा और बीएल संतोष की अलग से बैठक हुई। सूत्रों के अनुसार बैठक में कर्नाटक की सभी सीटों पर चर्चा हुई है। सीसी के अंतिम निर्णय लेने से पहले पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने संभावित नामों की सूची को लेकर पिछले कुछ दिनों में कई अहम बैठकें की हैं। कर्नाटक में फिर से सत्ता में आने का प्रयास कर रही बीजेपी ने 224 सीटों में से कम 150 सीटों पर जीतने का लक्ष्य निर्धारित किया है। वहीं विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी ने भी कर्नाटक में सत्ता में वापसी का भरोसा जताया है। अगली बड़ी खबर, सचिन पायलट पड़े अकेले, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समर्थन में उतरी कांग्रेस पार्टी। ये आपको बता दें कि राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने रविवार को कहा कि वो राज्य की पूर्ववर्ती भाजपा सरकार में कथित तौर पर हुए भ्रष्टाचार पर कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर 11 अप्रैल को भूख हड़ताल करेंगे। सचिन पायलट ने दावा किया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भ्रष्टाचार को लेकर भाजपा नेता वसुंधरा राजे के खिलाफ किसी भी शिकायत पर कोई भी कार्रवाई नहीं की। इसी के विरोध में वो धरना देने जा रहे हैं। अशोक गहलोत पर लगे आरोपों को लेकर कांग्रेस उनके बचाव में उतर आई है। सचिन पायलट के आरोपों पर कांग्रेस महासचिव और मीडिया प्रभारी जयराम रमेश ने कहा कि अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री के रूप में राजस्थान में बड़ी संख्या में योजनाओं को लागू किया है और कई नई पहल की है जिन्होंने लोगों को गहराई से प्रभावित किया है। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि अशोक गहलोत बहुत ही सुलझे हुए नेता हैं। इस तरीके की कई बाधाएं उन्हें पहले भी सामने आ चुकी हैं और मुझे लगता है कि वो इसे सुलझा लेंगे। आपको बता दें कि सचिन पायलट ने कहा कि जब कांग्रेस विपक्ष में थी तब उन्होंने और कांग्रेस के अन्य नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी की तत्कालीन सरकार में हुए भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया था और कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद कड़ी कार्रवाई करने का वादा किया था। सचिन पायलट ने आरोप लगाया कि कोई कार्रवाई नहीं की गई है और वो इस मांग को लेकर दबाव बनाने के लिए भूख हड़ताल करेंगे। अगली बड़ी खबर है, यूपी में बजा चुनाव का बिगुल। यूपी निकाय चुनाव का हुआ ऐलान, 4 मई और 11 मई को होगी वोटिंग, 13 मई को आएंगे नतीजे। ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयोग ने रविवार को राज्य के नगरीय निकायों के चुनाव की अधिसूचना जारी करते हुए राज्य चुनाव आयुक्त मनोज कुमार ने रविवार को पत्रकारों को बताया कि चुनाव 2 चरणों में 4 मई और 11 मई को होगा, जबकि 13 मई को मतों की गिनती होगी। कुमार ने बताया कि राज्य के 760 नगरीय निकाय चुनाव के अंतर्गत कुल 14,684 पदों पर चुनाव होंगे। आपको बता दें कि फिलहाल यूपी में निकाय चुनाव का बिगुल बज गया है। यूपी निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। 4 और 11 मई को वोट डाले जाएंगे, जबकि 13 मई को नतीजे घोषित होंगे। अगली बड़ी खबर, यूपी निकाय चुनाव के ऐलान के बाद केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा ऐलान, बोले ट्रिपल इंजन सरकार बनाने के लिए जनता का मिलेगा आशीर्वाद। ये आपको बता दें कि यूपी निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और इसे लेकर अब नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी आना शुरू हो गई हैं। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि मैं नगर निकाय चुनाव के ऐलान का स्वागत करता हूं। बीजेपी का एक एक कार्यकर्ता चुनाव में जीत के लिए विधानसभा चुनाव के बाद से ही तैयारी कर रहा है। उन्होंने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि जनता का आशीर्वाद बीजेपी की ट्रिपल इंजन सरकार बनाने के लिए मिलेगा। उन्होंने आगे कहा कि विपक्ष मुद्दा विहीन है, जनता से दूर है, सुशासन के लिए कमल खिलेगा। बता दें कि रविवार को यूपी निकाय चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। राज्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि राज्य में 2 चरणों में 4 मई और 11 मई को वोटिंग होगी, जबकि नतीजे 13 मई को घोषित किए जाएंगे।
अगली बड़ी खबर, यूपी निकाय चुनाव में किस पार्टी के साथ गठबंधन करेंगे ओम प्रकाश राजभर। बेटे अरुण राजभर ने कर दिया बड़ा ऐलान। ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान किया जा चुका है। ऐसे में सुभाषपा पार्टी के राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता अरुण राजभर ने बताया कि सुभाषपा बिना किसी गठबंधन के पूरे प्रदेश में निकाय चुनाव लड़ेगी। इसी के साथ अरुण राजभर ने कहा कि जिले के अध्यक्षों को निर्देशित किया गया है कि पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ताओं की सूची आला कमान को प्रेषित करें। जल्द ही सुभाषपा अपने उम्मीदवारों की सूची जारी करेगी। यूपी निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया। इसी बीच इस बात का भी खुलासा हो गया कि पूर्व मंत्री ओम प्रकाश राजभर की पार्टी किसी के साथ भी गठबंधन नहीं करेगी। सुभाषपा पार्टी के राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता अरुण राजभर ने कहा कि सुभाषपा अपने दम पर अकेले नगर निकाय चुनाव लड़ेगी। अगली बड़ी खबर, कौन जीतेगा लोकसभा से पहले का सेमीफाइनल। यूपी में बज गया निकाय चुनाव का बिगुल। समाजवादी पार्टी ने कसी कमर। यह आपको बता दें कि यूपी में निकाय चुनाव का बिगुल बज गया है। चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही सभी पार्टियों ने चुनाव की तैयारियां और ज्यादा तेज कर दी हैं। समाजवादी पार्टी ने भी पूरे तरीके से कमर कस ली है। दरअसल लोकसभा से पहले होने वाले निकाय चुनाव को समाजवादी पार्टी सेमीफाइनल की तरह देख रही है। ये सेमीफाइनल कौन जीतेगा ये तो 13 मई को परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन समाजवादी पार्टी का मानना है कि चुनाव में उसका भाजपा से सीधा मुकाबला है। ऐसे में सीटों पर ओबीसी आरक्षण को लेकर उसने जहां विसंगतियों को उजागर करा चुनाव आयोग से शिकायत की है, तो वहीं प्रत्याशी चयन के लिए उसने पैनल मांग लिए हैं। समाजवादी पार्टी अब नागरिक सुविधाओं में गड़बड़ियों को उजागर करा वे अपनी सरकार के कार्यकाल का उदाहरण देकर भाजपा को घेरने की तैयारी में है। समाजवादी पार्टी निकाय चुनाव अपने चुनाव चिन्ह पर लड़ेगी, लेकिन स्थानीय समीकरणों को देखते हुए बिना सिंबल के निर्दलीय मजबूत प्रत्याशी को भी समर्थन देगी। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पिछले दिनों कहा कि जहां सिंबल देने की जरूरत पड़ेगी वहां सिंबल दिए जाएंगे और जहां पर फ्री छोड़ने की जरूरत होगी वहां फ्री छोड़ने का भी काम करेंगे। निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी सहयोगी दलों का भी साथ लेगी। रालोद के लिए कुछ सीटें छोड़ी जा सकती हैं। भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर की पार्टी का भी सहयोग लिया जाएगा। उन्हें भी कुछ सीटों पर समाजवादी पार्टी समर्थन देगी। खतौली उपचुनाव जीतने के बाद समाजवादी पार्टी, रालोद व भीम आर्मी के बीच में इस तरीके की सहमति बनी है। अगली बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी पर जमकर बरसे केशव प्रसाद मौर्य। बोले 2047 तक प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की वैकेंसी खाली नहीं। यह आपको बता दें कि यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि समाजवादी पार्टी गुंडागर्दी छोड़ दे तो शायद उसकी छवि में सुधार हो जाए। उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 तक तो प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री की वैकेंसी खाली नहीं है। भाजपा के एक कार्यक्रम में झांसी पहुंचे डिप्टी सीएम ने मीडिया के सवालों पर समाजवादी पार्टी, बसपा और कांग्रेस पर सीधा हमला बोला। सोशल मीडिया पर पैसे खर्च कर सपा की छवि धूमिल करने के सवाल पर डिप्टी सीएम ने कहा कि सपाई गुंडागर्दी और अपराधियों का साथ छोड़ दें तो शायद 10-20 साल में उनकी छवि सुधर जाए। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने लूटकर तिजोरियां भरी थी उनके भ्रष्टाचार पर प्रहार हो रहा है। भ्रष्टाचार की जांच शुरू होते ही तो विपक्षी दल तरह तरह की बातें करते हैं। भ्रष्टाचार पर सर्वोच्च अदालत ने कहा कि कानून से बड़ा कोई नहीं है, संविधान से बड़ा कोई नहीं है, इसीलिए भ्रष्टाचारियों पर प्रहार जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड में डबल इंजन की सरकार कई गुना रफ्तार से विकास कर रही है। यह स्थिति पूरे प्रदेश की है। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में हम यूपी की 80 की 80 सीटें जीतेंगे। अगली बड़ी खबर, अडानी की जेपीसी जांच को लेकर शरद पवार के रुख पर शशि थरूर ने कर दी लीपापोती। यहां आपको बता दें कि कांग्रेस नेता शशि थरूर ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार के अडानी मामले में जेपीसी पर रुख को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। शशि थरूर ने समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत के दौरान जेपीसी पर शरद पवार के लॉजिक से सहमति जताई, लेकिन उन्होंने अपना भी पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि जेपीसी उपयोगी साबित होगी। शशि थरूर ने कहा कि शरद पवार का लॉजिक तो हम समझ लेते हैं, क्योंकि जेपीसी का नियम यह है कि जो रूलिंग पार्टी है पार्लियामेंट में उनकी जो मेजोरिटी है वो भी कमेटी में जाएगी। जेपीसी में 50% से ज्यादा लोग बीजेपी और एनडीए वाली पार्टी से होंगे, लेकिन फिर हम चाहते हैं कि जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो सारे प्रश्न पूछ सकेंगी और जेपीसी के अधिकार से कोई जवाब भी मांग सकेंगे, कागज भी मांग सकेंगे, फाइल्स भी देख सकेंगे। इसीलिए जेपीसी का जो अधिकार है हमारे लोग कह रहे हैं कि ये उपयोगी होगा। अंत में आपको पता है कि अब तक सरकार जेपीसी के लिए तैयार नहीं है, लेकिन जो भी विषय पर शरद पवार साहब अलग बोल रहे हैं आप ये भी बात भूल जाइए। आप ये सोचिए कि पार्लियामेंट में वो हमारे साथ हैं, एनसीपी हमारे साथ आई थी जब संसद स्थगित हुई थी। शशि थरूर ने ऐलान कर दिया है कि शरद पवार साहब विपक्ष के साथ खड़े हैं।
अगली बड़ी खबर, शरद पवार और गौतम अडानी की तस्वीर शेयर कर अलका लामा ने शरद पवार को बताया लालची, बीजेपी ने घेरा तो देनी पड़ गई सफाई। ये आपको बता दें कि कांग्रेस नेता अलका लामा ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार और कारोबारी गौतम अडानी को लेकर उनके एक बयान पर बीजेपी की ओर से घेरे जाने के बाद सफाई दी है। बीजेपी नेताओं ने अलका लामा के एक ट्वीट पर सवाल खड़े कर दिए। ट्वीट में अलका लामा ने शरद पवार और गौतम अडानी की एक तस्वीर शेयर कर डरे हुए लालची लोग जैसे शब्द का इस्तेमाल करते हुए निशाना साधा, जिस पर बीजेपी के एक नेता शहजाद पूनावाला ने पूछा कि क्या अलका लांबा का ट्वीट कांग्रेस पार्टी की आधिकारिक प्रतिक्रिया है। कुछ और नेताओं ने भी अलका लांबा के ट्वीट पर रिएक्शन दिए हैं। इसके बाद अलका लांबा ने अपना रुख स्पष्ट किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अलका लांबा ने शरद पवार को लेकर उनके ट्वीट पर सफाई देते हुए कहा कि यह कांग्रेस पार्टी का मत नहीं है। कांग्रेस पार्टी का बयान पार्टी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर देखा जा सकता है। अलका लांबा ने कहा कि मैं एक कांग्रेस कार्यकर्ता हूं, निजी हैंडल पर मेरे ट्वीट मेरे स्वतंत्र विचार हैं, जिनकी जवाबदेही या जिम्मेदारी मेरी है। इसी के साथ अलका लांबा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में लोकतंत्र है और पार्टी हर कार्यकर्ता को अपने विचार रखने का पूरा अधिकार देती है। आपको बता दें कि अलका लांबा के ट्वीट पर बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मैं स्तब्ध हूं, क्या यह कांग्रेस का आधिकारिक बयान है। अलका लांबा ने शरद पवार जी पर एक अविश्वसनीय हमला किया है। उन्होंने शरद पवार को लालची और कायर करार दिया है। एक महाराष्ट्रियन होने के नाते मैं काफी अचंभे में हूं। तो वहीं बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने अलका लांबा के बयान पर कहा कि कांग्रेस नेताओं के ट्वीट और बयान पार्टी की मानसिकता को दिखाते हैं। जब तक आप गांधी परिवार की पैरवी करते हैं तो आप सहयोगी हैं, लेकिन अगर आप असहमत होते हैं तो अपने अधिकार का प्रयोग करने का फैसला करते हैं तो आपका अपमान किया जाता है। बता दें कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने हाल ही में गौतम अडानी मामले पर विपक्ष की जेपीसी की मांग को लेकर अपना रुख स्पष्ट किया था। उन्होंने कहा था कि जेपीसी के बजाय सुप्रीम कोर्ट की समिति मामले पर ज्यादा प्रभावी होगी। शरद पवार के बयान को मोदी सरकार के प्रति झुकाव से जोड़कर देखा जा रहा है। अगली बड़ी खबर, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कर दिया बड़ा ऐलान, बोले मेरी सरकार बनी तो बख्तियारपुर और बेगूसराय का भी बदलेगा नाम। ये आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बेगूसराय जिले में रविवार को 4 दिवसीय दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर मीडिया से बात की। शहरों के नाम बदलने वाले बयान पर उन्होंने कहा कि आजादी से पहले मुगलों का राज था, मुगलों के द्वारा धार्मिक स्थलों को तोड़ा गया, नालंदा जैसे ज्ञान विज्ञान के केंद्र को तोड़ा गया, खिलजी ने यह सब किया। आज बख्तियारपुर और बेगूसराय जैसे शहरों के नामों को बदलने की जरूरत है। मेरी सरकार अगर बनेगी तो गुलामी के सारे चिन्हों को हटा दिया जाएगा। यह कोई तुष्टीकरण की राजनीति नहीं है, क्योंकि ये भारत के बाकी मुसलमान भी मुगल के वंशज नहीं हैं, ये हमारे ही वंशज हैं। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि यदि मेरी सरकार बनी तो बख्तियारपुर और बेगूसराय का नाम भी बदला जाएगा। अगली बड़ी खबर, अयोध्या में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने किया शक्ति प्रदर्शन, उद्धव ठाकरे को बताया रावण। देवेंद्र फडणवीस बोले जो राम को मानेंगे वही देश में राज करेंगे। ये आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने रविवार को अयोध्या पहुंचकर रामलला के मंदिर में पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ में इस यात्रा में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र सरकार के कई अन्य मंत्री के अलावा पार्टी के सांसद और विधायक सहित लगभग 3000 शिव सैनिक भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री के रूप में अपनी पहली अयोध्या यात्रा पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अयोध्या में अपने विधायकों के साथ में शक्ति प्रदर्शन किया। यहां पर एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए एकनाथ शिंदे ने कहा कि शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे का अयोध्या में भव्य दिव्य राम मंदिर बनाने का सपना था, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पवित्र भूमि पर मंदिर निर्माण शुरू करके पूरा कर दिया है। उन्होंने कहा कि अयोध्या में एक भव्य दिव्य राम मंदिर बनाने का बाला साहेब ठाकरे और लाखों राम भक्तों का सपना था। पीएम मोदी ने राम मंदिर का निर्माण शुरू करके इस सपने को साकार कर दिया है। एकनाथ शिंदे ने कहा कि पूरा माहौल भगवामय हो गया है, राममय हो गया है। हमने राम मंदिर का निर्माण कार्य भी आज देखा। सबको लगता था कि राम मंदिर कैसे बनेगा, लोग कहते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, लेकिन पीएम मोदी ने वो करके दिखा दिया है और तारीख भी बता दी है। जो लोग पूछ रहे थे उन्हें घर भी बिठा दिया है। इस दौरान उन्होंने उद्धव ठाकरे को रावण की संज्ञा दी। इस दौरान उनके साथ में मौजूद महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और वरिष्ठ बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि देश में राम का राज्य ही चलेगा, जो राम को मानेंगे वही देश में राज करेंगे। वहीं उद्धव ठाकरे पर परोक्ष हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि जो राम जी का अपमान करते थे वो घर बैठ गए हैं और जो राम को मानते थे वो राज कर रहे हैं। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। आपका क्या मानना है? क्या इस बार कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने में कामयाब होगी? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।